अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूं अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना आदिल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आज के दिन का अच्छा सा आगाज आपने कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आज है जुम्मा। जुम्मे को कहा जाता है सैयदुल अयाम। और आज के दिन एक खुसूसी छोटा सा रिमाइंडर मैं आपको ज़रूर देती हूँ, वो ये है कि कसरत से दरूद इब्राहिमी पढ़िएगा, जुम्मे की नमाज का ख़ास एहतमाम कीजिएगा और आज के दिन दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। तो अपनी ख़ास दुआओं में पूरी उम्मत मुसलमा को याद रखिएगा, अपने प्यारे पाकिस्तान को याद रखिएगा। जनाब, सर्दी बढ़ रही है, मौसम कुछ जो है ना वो शदीद तब्दीली की तरफ जा रहा है, जिसका हमें इंतजार था। वो वाली सर्दी अब पड़ना शुरू हो गई है। आज भी खसूसी तौर पर मुझे महसूस हो रहा है कि अच्छी खासी सर्दी है। तो अपना ख्याल भी आपने खुद ही रखना है, क्योंकि ये खुश्क सर्दी है, बारिश अभी तक नहीं हुई है, तो हर कोई किसी ना किसी इन्फेक्शन का शिकार भी हो रहा है। और अपने आप को कवर करके रखिए, यही ज्यादा बेहतर है। और जो गैस हीटर्स या कोयला जलाकर सोने की रिवायत है, इससे बिल्कुल आपने परहेज करना है। ये आपने बिल्कुल नहीं करना। कमरे को गर्म कर लें तब तक जब तक आप जाग रहे हैं, उसके बाद उसे बंद करें और फिर आप सोएं, क्योंकि ये इंतहाई खतरनाक चीजें हैं दोनों, गैस हीटर भी, इलेक्ट्रिक हीटर भी, और इसके साथ साथ जो कोयला जलाकर सोया जाता है वो भी। नीम हकीम से भी बचें। वो डॉक्टर्स जो आपको बिला वजह की दवाइयां लिखकर दे देते हैं, उनसे भी बचने की जरूरत है। डाइट अच्छी रखें, मशरूबात, गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें, सूप पिए, यखनी पिए और हाइड्रेटेड जरूर है। पानी का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि सर्दियों में हम भूल जाते हैं कि हमने पानी पीना है, लेकिन हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उसे पानी की जरूरत है। तो चलिए अब अच्छी अच्छी खबरें और शामिल हाँ, वो तो डेफिनेटली हम कर रहे हैं जनाब। आगाज में ही हम पीएसएल की जो सुपर लीग ने एक और तारीख साज संगे मेल उबूर किया है उसकी बात कर लेते हैं। पीएसएल की 11वें एडिशन का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसमें पहली बार 2 नई टीमों का शानदार इजाफा हो गया और जिसके बाद लीग जो है 8 टीमों तक फैल चुकी है। हैदराबाद और सियालकोट की शमूलियत ने न सिर्फ क्रिकेट शायकीन का जो जोश है दो चंद कर दिया है, बल्कि पीएसएल की ब्रांड वैल्यू को भी नई बुलंदी तक पहुंचा दिया। बिल्कुल। और हैदराबाद की जो फ्रेंचाइज है 175 करोड़, जबकि सियालकोट की टीम रिकॉर्ड 185 करोड़ रुपए में फरोख्त होकर लीग की जो महंगी तरीन टीमें बन गई हैं। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा है कि हैदराबाद और सियालकोट के आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं। फ्रेंचाइज ओनर्स ने पीएसएल पर एतमाद का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद सियालकोट का शामिल होना पीएसएल के लिए तारीखी लम्हा है। दोनों टीमों की बोलियां सिर्फ पीएसएल नहीं बल्कि पाकिस्तान की कामयाबी है। यह भी वाज़ेह है कि पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का इनेकाद 26 मार्च से 3 मई 2026 तक होगा। अब सवाल यह है कि पीएसएल में मजीद 2 टीमों का इजाफा कितना मौसर साबित होगा, इस पर हमने बात करनी है। जी हाँ, इस पर हमने बात करनी है। और अली, आपको पता है कि एक्सप्रेसो का हिस्सा बन चुके हैं, यहाँ पर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमें ज्वाइन किया जी अमन नजीब सती हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। सलीम खालिक साहब सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस पर हमने बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। सलीम खालिक साहब, मैं आपसे आगाज करती हूँ। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो हैदराबाद और सियालकोट की जो फ्रेंचाइजेस की खतीर रकम में जो फरोख्त हुई है, जिस तरह से बिडिंग हुई, पीएसएल की ब्रांड वैल्यू के तनाजुर में इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत जबरदस्त है जी। मुझे तो 200 करोड़ तक का मुझे लग रहा था जा सकती है टीम। मैंने कॉलम भी लिखा था पिछले दिनों उसमें ये बात लिखी, लेकिन ये यहाँ तक आगे ये भी बहुत बड़ी बात है। देखिए, पिछले जो था उसमें मुल्तान सुल्तान सबसे महंगी टीम थी, 1 अरब 8 करोड़, और अभी तो 185 तक चली गई है। तो ये तो एक पीएसएल ब्रांड की कामयाबी है और एतमाद है। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों जो ओनर्स हैं वो अब पाकिस्तानी नहीं है। जो हैदराबाद वाले हैं वो यूएस से उनका ताल्लुक है अब, और जो दूसरी टीम हमारी सियालकोट वाली है उनका ताल्लुक है ऑस्ट्रेलिया से। यानी पीएसएल एक्सटेंड हो गई है, पाकिस्तान से बाहर भी अब जा चुकी है। लेकिन इससे पीसीबी को भी बहुत फायदा होगा, ज़ाहिर फीस आएगी और अब और पीसीबी में पैसा आएगा, क्योंकि अब पीसीबी के पास 2 जरिए हैं आमदनी के बड़े, एक आईसीसी से जो पैसे आते हैं और एक पीएसएल। अब इधर से ज्यादा आ रहा हो, लेकिन जाएगा कितना ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक बात ये है कि इन्होंने 85 करोड़ पर फ्रेंचाइज तो इन दोनों को 5 साल तक कहा है कि हम आपको देंगे मिनिमम सेंट्रल पूल इनकम में से, यानी अगर कम भी हुआ तो वो पीसीबी मिला देगा। एक तो यानी इनके पास 185 वाले में से 85 तो उनको वापस आ जाएगा, 175 के पास भी 85 तो आना ही आना है। बाकी लेकिन जो टीमें बनाएंगे अपने बोर्डिंग लॉजिंग के खर्चे, प्लेयर्स की फीस, वो सब कुछ अलग है। तो ये जो है पार्टी बाहर की है, ये ज्यादा वो इस तरह का लगता है कि इनका कुछ ना कुछ सोच कर आए होंगे, क्योंकि अब बहुत डिफरेंस हो गया है पीएसएल की टीमों की फीस में। कहाँ किसी की कुछ करोड़ और कहाँ किसी की अरबों में चली गई है। 1.08 पे अली तरीन नाराज हो गए। और लेकिन मजे की बात सबको जो थोड़ा टाइम पहले ही दस्तबरदार
बिल्कुल। तो बराबर है। सलीम साहब तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 200 करोड़ तक जाएगी। अहमर, क्या आप भी एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसा ही कुछ होना? और आप तो वहां इस्लामाबाद में मौजूद हैं, आपने देखी भी है तकरीब, कैसा माहौल था वहां? जी, मैंने वो तकरीब को अटेंड किया और जब हम वहां पर ये बोली चल रही थी, स्पेशली मुझे ये फील था भाई जब सेकंड टीम की जब बिडिंग स्टार्ट हुई। हालांकि हम ये सोच रहे थे कि जब पहली टीम की बिड जो है वो 175 करोड़ पे जब एफकेएस ग्रुप ने हैदराबाद को लिया, तो हमें लगा कि शायद सेकंड बिड में थोड़ी गर्मा गर्मी शायद कम हो सकती है, मीन इतनी ऊपर ना जाए और इससे कोई नीचे हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे तवक्कुआत से हट के जब बोली 170 क्रॉस करके 180 की लाइन में जब दाखिल हुई ना, उस वक्त एक मुझे लगा कि जब I2C ग्रुप और जब ओजी ग्रुप के बीच में एक बिडिंग का मुकाबला चल रहा था बड़ा जबरदस्त, तो मुझे लगा कि शायद ये हम 200 करोड़ वाला फिगर देख सकते हैं, लेकिन जब 185 करोड़ पे ओजी ग्रुप पहुंचा तो शायद वहां पर बस हो गई। I2C जिसने दोनों मर्तबा दोनों बिड्स में यही मुकाबला किया, पहली बार एफकेएस के साथ, दूसरी मर्तबा ओजी के साथ, लेकिन फिर ओजी ग्रुप जो है वो बाजी ले गया। माहौल बहुत अच्छा था, अरेंजमेंट्स जो है वो काफी अच्छे थे। तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल ये एक बड़ी पॉजिटिव साइन हमने पाकिस्तान सुपर लीग के नुक्ता निगाह से, और एक रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस था कि हमने कभी पहले ऑक्शन नहीं देखी थी पाकिस्तान सुपर लीग में। देखने वालों के लिए, मीडिया, हम स्पोर्ट्स के लोगों के लिए आई थिंक ये एक बहुत ही रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस था। राइट। अच्छा सलीम खालिक साहब, जिस तरीके से सियालकोट की टीम अब एक्सपेंसिव तरीन जो है वो टीम बन चुकी है, आपके ख्याल में एक तो ये कि बिजनेस के लिहाज से ये फैसला कैसा है, और दूसरा ये कि हैदराबाद और सियालकोट को जो टीम देने का फैसला है, इसको कैसे देखते हैं? ये कितना दुरुस्त है? क्या जो इन शहरों के शायकीन हैं वो पीएसएल को वो सपोर्ट उस तरीके से दे सकेंगे जो एक मजबूत जो फ्रेंचाइज है उसके लिए जरूरी होती है? देखिए, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट रहा पीएसएल के लिए। आपको पता ही होगा कि 6 नाम पीसीबी ने दिए थे, जो भी बिड जीता वो 6 में से एक का इंतखाब उनको करना था। तो असल तो था पैसा, कि कौन ज्यादा पैसे देता है, फिर जो मर्जी नाम रख लो। और क्रिकेट तो पाकिस्तानियों के खून में रची बसी हुई है, कोई भी शहर हो, कुछ भी हो, क्रिकेट को तो करते हैं। और आप खुद भी, आप अगर आप सोचें तो आपका ताल्लुक कहाँ से है और आप किस किस टीम को सपोर्ट करती हैं। जैसे मैं भी कभी लाहौर का सपोर्टर बन जाता हूँ, कभी पेशावर ज़ल्मी का, कभी किसका। तो ये तो हम लोगों के लिए तो सारी टीमें बराबर। तो डेफिनेटली हैदराबाद और सियालकोट से भी बहुत फैन फॉलोइंग मिलेगी। कल मैंने भी देखा, अहमर की बातें सुन के मुझे भी लगा कि यार मुझे जाना चाहिए था, लेकिन मैं मिस कर गया। हालांकि पीसीबी ने मुझे इनवाइट किया था, लेकिन टेलीविजन में यकीन करें बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा मजा आ रहा था। वसीम भाई के जुगते भी सुन रहे थे। कुछ हमारे जो बिडर्स थे, जो मैंने पिछले शो में आपसे बात भी की थी 1 दिन पहले, कि वो तो लग रहा था चाय पीने के लिए आए, कुछ बोल ही नहीं रहे थे, देख रहे थे। तो वो 4-5 लोग तो थे, वो तो बस ऐसे ही आ गए थे, यार तुम्हारा भाई टीवी पे आएगा, टीवी लगा लेना, बस। बोली तो उन्होंने ऐसी कोई दी नहीं, लेकिन जो सॉलिड पार्टीज थी जिनसे उम्मीद थी वो लोग ही आए। और डेफिनेटली इनका कोई ना कोई प्लान होगा कि किस तरह रिकवर करना है और फायदा करना। पहले साल से तो फायदा होना नहीं है इनको, ये भी इस चीज ज़हन में लेकर आए होंगे। लेकिन अब पीसीबी को भी सेंट्रल पूल में पैसे बढ़ाने पड़ेंगे, कोशिश करनी पड़ेगी कि जो राइट्स वगैरह बेचने हैं वो इतनी ज्यादा कीमत में जाए कि जो सेंट्रल पूल है वो फिर बढ़ जाए और सबको अच्छा पैसा मिले। क्योंकि देखें, एक बिल्डिंग थी, आपने उसमें 7 लोग थे, 6 लोग थे, वो अपना जो आ रहा था किराया वो 6 आपस में बांट रहे थे। अब 2 और आपने बुला लिए, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, किराया बढ़ाना पड़ेगा जो पैसे आ रहे हैं वो, ताकि दूसरों को या इन लोगों को ये ना लगे कि यार ये तो फायदा ही नहीं। बिल्कुल सलीम साहब, और शायद कुछ ना कुछ देखकर ही उन्होंने 2 लोगों को मजीद इनवाइट किया होगा। और हम देख ही रहे हैं कि बिडर्स भी जो हैं वो इस चीज की इंडिकेशन दे रहे हैं। तकरीबन 200 करोड़, एक करोड़ जो है 185 करोड़ सियालकोट की जो टीम का बिड लगा है, तो ये तकरीबन 200 करोड़ के करीब है। अहमर, आप बता रहे थे कि बहुत ही एक्साइटिंग था वहां पर मौजूद होना और उसको खुद लाइव जो है विटनेस करना। तो किसी मोमेंट पे आपको लगा कि ये बिडिंग 200 क्रॉस करेगी? क्योंकि आपने बताया कि एक मोमेंट में 185, जब 180 में दाखिल हुआ तो एक्साइटमेंट बहुत बढ़ गई थी। जी, मैंने जैसे पहले आपके सामने अर्ज किया कि जब वो सेकंड टीम की बिडिंग के लिए I2C जो कंपनी थी, बिडर थे, और जो ओजी ग्रुप था, उनके दरमियान एक बिडिंग की वॉर चल रही थी। कभी वो बीच में एक ऐसा मौका भी आया कि उन्होंने एक स्लो चाल चलने की कोशिश की कि 1-1 करोड़ का इजाफा कर रहे थे। फिर बीच में थोड़ी बड़ी जंप्स भी हमें देखने को मिली। फिर जब लास्ट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 182 के बाद 183 पे शायद ये करोड़ पे गई,
और वो जब फाइनल उन्होंने जंप मारी 185 पे, जब वो 185 का फिगर टच हुआ तो मैंने सोचा कि यार अब तो 15 करोड़ का ही फर्क रह गया। तो मुझे ये सही लगने लगा। मेरे साथ जो स्पोर्ट्स के कॉलीग्स बैठे थे उनसे यही डिस्कशन कर रही थी, लगता है 200 करोड़ जो है वो हो सकता है। लेकिन उसी मौके पे शायद जो मुकाबले वाली पार्टी वही उसने कहा भाई बस हमारा इतना ही, तो वहां पर मामला जो है वो तय हो गया 185 करोड़। लेकिन ऑलमोस्ट आप इसको 200 करोड़, वेरी नियर टू 200 करोड़। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अमाउंट कंपैरेटिवली। अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से जब पीएसएल स्टार्ट हुई थी तब टीम्स की क्या एवेल्युएशन थी और उसके मुकाबले में अब जब पीएसएल एक बड़ा एक रिनाउंड ब्रांड बन गया है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी सैटिस्फाइंग थिंग फॉर ईच एंड एवरी पर्सन हियर इन पाकिस्तान। ट्रू। अच्छा हेमर, 200 करोड़ तक की हम बात कर रहे हैं तो चेयरमैन पीसीबी ने खुद भी कहा कि आगे इन लोगों के लिए भी मजीद मौके हैं। मुल्तान सुल्तान्स की अगर हम बात करें अभी तो वो पीसीबी उसको रख रहा है, लेकिन आगे चलकर जब उसकी बिडिंग होगी तो मुझे लगता है वो 200 करोड़ से भी मे बी क्रॉस कर जाए, जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। ये डिपेंड करता है कि उसमें कितने प्लेयर्स ऐड होते हैं। मुझे ये लगता है कि अब जो पार्टीज अभी बीच में कुछ नॉन सीरियस पार्टीज भी लगी या प्रॉब्लम उनका बजट कम था, एक पार्टी यानी कुछ ने तो बिल्कुल बिडिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। तो अब उन्होंने इस बिडिंग के एक्सपीरियंस से कुछ ने एक सबक हासिल करके कि मजीद स्मार्टली बिड कैसे करना है, अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड कैसे करना है। मुझे लगता है इनमें से जो सीरियस प्लेयर्स थे वो वापस बिड में जाएंगे जब जैसे पीसीबी ने कहा हुआ है कि हम पीएसएल जो 11 है इसके बाद हम इसकी ऑप्शन करेंगे मुल्तान सुल्तान्स की। तो यू नेवर नो, अगर कोई और बिडर भी आ गया किसी का जो खून जोश मार गया, तो हम 200 करोड़ का जो एक फिगर है वो हम उसको राइट ऑफ जो है वो नहीं कर सकते। तो सलीम साहब आप बताइएगा कि आपको लगता है कि जो मुल्तान सुल्तान्स की सिचुएशन है उसमें भी बेहतरी आएगी? एक बड़ी फ्रेंचाइज तो बन गई है, अब बड़े खिलाड़ी भी आएंगे, इंटरनेशनल खिलाड़ियों की जो है मजीद दिलचस्पी बढ़ जाएगी इससे। देखिए, मुल्तान सुल्तान के तो जो ओनर है अली तरीन, आपको मुसलसल में अपडेट करते रहा किस तरह उन्होंने टीम छोड़ी, फिर वो बिडिंग में शामिल हुए। शायद लग रहा था उनको कि पीसीबी डिस्क्वालीफाई कर देगा, फिर कहते देखो मेरे साथ जुल्म हुआ, टीम भी ले ली, यहाँ भी नहीं आने दिया। लेकिन पीसीबी ने बड़ा स्मार्टली इसमें सब चला और उनको कहा नहीं आओ बिड दो और ले लो टीम। लेकिन जब वो टीम बिडिंग की बारी आई तो कुछ 15-20 मिनट पहले वो दस्तबरदार हो गए कि भाई घर वालों। अच्छा सलीम खान साहब, क्या आपको लगता है कि रीजन वही थी जो वो बयान कर रहे हैं या फिर कुछ और वजह थी चंद मिनट कबल ही विड्रॉ करने की? देखें, मुझे ये महसूस हो रहा है, लग ये रहा है कि शायद हमको ये लग रहा था कि पीसीबी डिस्क्वालीफाई कर देगा और वो फिर हीरो बन जाएंगे वो लोग कि यार देखो हमारे साथ जुल्म हुआ, टीम भी हमारी यहाँ पे आने नहीं दिया। लेकिन मैं जैसे कह रहा हूँ कि पीसीबी बड़ा स्मार्टली चला। पहले तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं किया उनका, पूरा होने दिया कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर को। उसके बाद यहाँ ही हुआ उनके साथ के बुलाओ, बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब ने ऑन रिकॉर्ड बोला कि जी ठीक है आए, आप ज्यादा बोली दें, ले टीम। लेकिन जब सब लग रहा था उनको तो फिर हमारी जो बात कर रहे थे कि जब 1 अरब 8 करोड़ की टीम आपने छोड़ दी तो अब आप 1.5 या 2 अरब की टीम कैसे लेंगे? वही हमको समझ नहीं आ रहा था। अब समझ आ गया एंड टाइम पे जब वो हट गए। और मुझे ये लग रहा है कि अगर ट्विटर पे कोई एक हो, ट्विटर प्रीमियर लीग कराई जाए तो उसमें अली तरीन जीत जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ट्विटर उन्होंने लोगों को बड़ा एंगेज रखा हुआ। क्या नाम होना चाहिए नहीं, बल्कि हमें सलीम साहब हमें उनका थैंक यू भी करना चाहिए। उन्होंने मकबूलियत में मजीद इजाफा किया है। पीएसएल जो है वो डिस्कस कर रहा है, हर शख्स की डिस्कस कर रहा है, पर उम्मीद करते हैं कि अच्छी चीजों के लिए डिस्कस करें। अहमद आप बताएं कि पीएसएल 11 की जो कामयाबी है उसमें आप कौन से बड़े इम्तिहानात, कौन से बड़े चैलेंजेस देख रहे हैं? अच्छा, उसमें एक तो इसमें यह है कि आगे ड्राफ्टिंग में मैं एक बड़ी सजेशन देना चाहता हूँ पीसीबी को कि प्लीज आप जब ड्राफ्टिंग करते हैं या ऐसे सेरेमनी करते हैं ना, एक छोटी सी एक सजेशन है कि प्लीज उसमें स्पोर्ट्स रेलेवेंट लोगों को दिया करें। क्योंकि उसका मतलब क्या होता है कि आप होता क्या है कि बड़ी सेरेमनी वो दे थिंक दैट कि वो फिर रेलेवेंट स्पोर्ट्स की चीज नहीं आ पाती कि क्योंकि मुझे कंटेंट में थोड़ी सी कमी नजर आई। एक मैं छोटी सी चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स की ग्रिप नहीं थी। जब स्पोर्ट्स के लोग नहीं होते, फिर स्पोर्ट्स की ग्रिप नहीं होती, तो वो उस हद तक फिर रेलेवेंस। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जो मैं यहाँ तारीफ भी करना चाहूंगा कि जिन साहब ने आके सेरेमनी को उठाया है ना, हिज नेम इज वसीम अकरम। क्या बेटी आदमी है, क्या जबरदस्त आदमी है, क्या उन्होंने एनर्जी में वहां पे लाइक। बाकी बहुत बोरिंग हो रहा था, मजा नहीं आ रहा था। और जो आप बेहतरी की बात कर रहे हैं, एक तो मैं इसके साथ यार हमेशा स्पोर्ट्स के रेलिवेंट लोगों से जो है वो चीजें नहीं, चूंकि उनकी ग्रिप होती है जिसका काम उसी को साझे। और फिर मैं आगे बढ़ूंगा, मैं बात ये करूंगा कि मेरा ख्याल है कि एक तो ये कि प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान सुपर लीग से कि जो बेसिक रूल्स है वो शेयर किए जाए। क्योंकि लोग ब्लाइंड होते हैं बेसिकली। आप फौरन से रूल शेयर करते हो ना, एक तो
फैंस के साथ जो रूल्स थोड़े से शेयर करें, ताकि फैंस को पता हो, उनको रूल्स का पता नहीं होता कि यार कैसे हो रहा है, टीम चेंजेस क्या होंगे, तो बहुत सारे रूल्स नहीं पता होते, उनको एजुकेट करें, उनको अवेयरनेस दें, तो वो एक सीक्रेट किताब भी बन गई है। दूसरा ये है कि फैंस एक्सपीरियंस बेहतर होना चाहिए। पीसीबी को पीएसएल को मिलकर फ्रेंचाइजीज के साथ डिस्कनेक्ट बहुत है। मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे पीएसएल में ये लगा है कि जो फ्रेंचाइज है उसका वो शहर कोई और है, उनका दफ्तर कहीं और है, और उनका देयर इज अ ग्रेट डिस्कनेक्ट बिटवीन फैंस एंड फ्रेंचाइजीज। कुछ फ्रेंचाइजीज को छोड़ के कुछ फ्रेंचाइजीज बहुत दूर हैं। तो मेरा ख्याल है, और जिन शहरों में आपका स्टेडियम नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोशिश करें जिस हद तक भी मुमकिन हो कुछ शहरों को पकड़ लें, वहां पे मिनी स्टेडियम जैसे दुनिया में होता है वो करार दे दिए जाते हैं, या कुछ ना कुछ और इस तरह से इंगेजिंग एक्टिविटी करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सलीम साहब, आप भी समझते हैं कि फैंस और फ्रेंचाइजीज में फासले कहीं ज्यादा कहीं कम है? देखिए, कुछ टीमों ने तो रखा हुआ है, जैसे लाहौर कलंदर की बहुत ज्यादा एंगेजमेंट है अपने फैंस के साथ। वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, कभी ट्रायल्स, कभी कुछ और जाहिर है उनका ताल्लुक भी लाहौर से है, तो उनकी तो बहुत ज्यादा है। लेकिन कुछ टीमों का अहमद सही कह रहे हैं कि मसला है ऐसा। और लेकिन अब कंपटीशन पीएसएल में भी बहुत बढ़ जाएगा। वो इस तरह से बढ़ जाएगा पीएसएल में कि अब जो दो ओनर्स आ रहे हैं, इतने हैवी अमाउंट में उन्होंने टीमें ली हैं, दोनों फॉरेनर हैं, पैसा बहुत है उनके पास, तो वो पैसा लगाएंगे भी। जब वो पैसा लगाएंगे तो लोगों को नजर आएगा कि यार ये कर रहे हैं, पुराने वाले कर नहीं रहे। क्योंकि पुराने वाले में हम देखते हैं ज्यादातर लाहौर कलंदरी लगा होता है, या पेशावर जल्मी की कुछ एक्टिविटीज नजर आती हैं, बाकी इतने ज्यादा एक्टिव नहीं होते। तो ये कंपटीशन इनसाइड भी बढ़ेगा इन सारी फ्रेंचाइज में भी कि यार हमें भी कॉम्पीट करना, ना सिर्फ मैचेस के बीच में इन लोगों के साथ, बल्कि जब सीजन खत्म हो तब भी। क्योंकि जो यूएसए वाले हैं फवाद सरवर, वो तो काफी काम वहां पे करते रहते हैं। 3 तो स्टेडियम है उनके, 2 शायद बन चुके हैं, तीसरा बनने यूएस में। तो पैसा लगाएंगे वो, और क्योंकि वो पैसा कमाने के लिए नहीं है, वो क्रिकेट के बड़े शौकीन है। ठीक है। अच्छा अहमद, जिस तरह से सलीम खालिक साहब कह रहे हैं कि पैसा लगाएंगे और क्रिकेट के शौकीन हैं दोनों, जो एक ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप है, एक यूएस का ग्रुप है, तो प्लेयर सिलेक्शन इनके लिए कितना ज़्यादा एक चैलेंजिंग एक टास्क होगा? सलीम खालिक साहब जो कह रहे हैं कि बजट का तो उन्हें कोई इशू नहीं होगा, तो इंटरनेशनल प्लेयर्स को लेकर आना उनके लिए चैलेंजिंग होगा या कितना आसान होगा, और किस तरीके से मैनेज किया जाएगा? देखिए, इन सारे कामों के लिए हर फ्रेंचाइज जो है वो ज़ाहिर है प्रोफेशनल टीम हायर करती है। बाकी जैसे सलीम भाई बात कर रहे थे कि जो एफकेएस ग्रुप है जिन्होंने हैदराबाद को लिया, वो भी क्रिकेट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किंग्समैन की टीम को चला रहे हैं। अमेरिका में द ग्रेड 2 में भी वो टीम पाकिस्तान में लेकर आए थे इस साल। उनके लिए तो मुश्किल नहीं है बिल्कुल। जी, एक उसी ग्रुप है जो जिन्होंने सियालकोट को लिया, उसमें कलीम खान है, वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं। चैंपियन वो जो लीग थी, लीग ऑफ लेजेंड्स, वो ऑर्गेनाइज, और वैसे काफी एक्टिव आदमी है वो भी। तो ये लोग कनेक्टेड है। लेकिन अगेन ये इस जो आपकी होते हैं ना प्लेयर एजेंट्स के साथ, और सारी जो प्लेयर हायरिंग होती है, कौन सा प्लेयर हम लेंगे, इस बात सुनने को आ रहा है कि डायरेक्ट साइनिंग की भी एक बात चल रही है कि शायद हो सकती है पीएसएल में 11 में। तो ये वो टीम हायर होती है और दे आर प्रोफेशनल्स के लोग हायर किए जाते हैं जो इसी काम के एक्सपर्ट्स होते हैं। डेफिनेटली ये सारी फ्रेंचाइजेस ऐसे ही लोगों को एक्सपेक्टेडली हायर करेगी। जैसे काम जो है वो डिवाइड हो जाता है, तो मतलब आई होप कि अच्छी टीम आएगी और हमें एक मजीद एक अच्छा प्लेयर्स, मैनेजमेंट, कोचिंग स्टाफ, इस सब मत में जो है वो एक पॉजिटिव एडिशन देखते हैं। अच्छा, इससे जो पीएसएल का स्ट्रक्चर है और जो हमारे मुकाबले होंगे, जो मैचेस होंगे, उस पर कैसा असर पड़ता हुआ देख रहे हैं? ये जो 8 टीमों की लीग होगी, इससे ये मुझसे पूछा है आपने? जी सलीम खालिक साहब। देखिए, सबके ऊपर ही पॉजिटिव असर उसका पड़ेगा। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिटेंशंस कितनी होती है। पहले 8 होती थी, लेकिन अब पीसीबी ने कह दिया है कि 3। जो मौजूदा फ्रेंचाइज है वो कह रही है 5, और जिन्होंने नई टीमें खरीदी है वो कह रही है 0। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आगे आने वाली हैं, क्योंकि देखिए 0 तो हो नहीं सकता। बहुत सारी फ्रेंचाइज ऐसी हैं जिन्होंने अपने प्लेयर्स खुद बनाए, तैयार किए। लाहौर ने जैसे हारिस है, शाहीन है, और भी कई सारे प्लेयर हैं। एकदम से आप उनको बोलते हैं सबको रिलीज कर दो, ये तो गलत होगा। लेकिन इसी तरह जो नई टीमें आई हैं, अगर आप उनको बोलें कि नहीं भाई तुम ही अब्दुल कुद्दूस, सलीम, कामिल, जो इस तरह के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, उनसे टीम बनाओ, तो पीएसएल का तो खराब हो जाएगी, कंपटीशन ही नहीं रहेगा उसमें। तो एक पीसीबी को सोच समझ के अच्छा एक डिसीजन लेना पड़ेगा रिटेंशन में भी, कि जो मौजूदा फ्रेंचाइज है उनका भी कॉम्बिनेशन खराब ना हो और नई टीमें जो बने वो भी स्ट्रॉन्ग बने, क्योंकि इसी से जो कंपटीशन बरकरार रह सकता है और अच्छे मैचेस हो सकते हैं। रही बात फॉरेन प्लेयर्स की, तो जाहिर है इस वक्त जो स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक तो पीसीबी ही उनसे बात करेगा, वही एक लिस्ट बनाएगा, उनमें से ही फिर वो शॉर्ट लिस्ट होके फिर वो आएंगे। नीलामी या जो भी होगा, ऑप्शन हो रहा है या फिर जिस तरह पहले चलता था वो सिस्टम होगा, फिर उनमें से सेलेक्ट करेंगे। डायरेक्ट साइनिंग का अभी तक पता नहीं। लेकिन इसमें एक बात बता
महदूद बजट होता है हर टीम के पास, जैसे आपके पास है, मेरे पास है, उससे आगे किसी भी अलाउ करे तो जा सकते हैं। ये नहीं कि मेरे बहुत है तो मैं बोलूँ कि यार मैं तो लेकर आ रहा हूँ उसको, कोहली को लेकर आ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। तो एमर से भी यही जानते हैं कि कोचेस जो हैं, आपको लगता है कि इंटरनेशनल कोचेस की तरफ ही जाएंगे, वही स्ट्रक्चर रखेंगे, या वेन्यूज में भी इजाफा हो सकता है, यहाँ पर देखने में आ सकता है? क्या लगता है आपको? क्विकली बताइएगा जरा। जी, एक तो मैं एक इंफॉर्मेशन कनेक्ट करूंगा, मैंने कलीम खान कह दिया, कामिल खान थे ओजी ग्रुप वाले। दूसरा ये कि फैसलाबाद का वेन्यू की इशारा दिया था चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने कि वो ऐड हो सकता है एज अ वेन्यू, तो वो तो है ही है। बाकी तो हैदराबाद, सियालकोट का स्टेडियम तो इस काबिल नहीं है, हैदराबाद भी रेनोवेशन मांगता है। तो मुझे लगता है कि सवाए फैसलाबाद के एट द मोमेंट मुझे कोई वेन्यू ऐड होता हुआ नहीं दिख रहा। और कोचेस फॉरन ही होंगे, लोकल कोचेस के पास अभी हमने इतना सिस्टम अपना डेवलप नहीं किया, तो आई डोंट थिंक असिस्टेंट असिस्ट कर सकते हैं, लेकिन लीड मुझे लगता है कि शायद कोई फॉरन कोच ही करे, या फिर कोई बड़ा नाम अचानक से आ सकता है पाकिस्तान। राइट, थैंक यू सो मच। अहमद नजीब सती और सलीम खालिद साहब हमारे साथ मौजूद। क्रिकेट पर हम बात करते हैं, खुसूसी तौर पर PSL 11 की जो कल सेरेमनी थी, बिडिंग सेरेमनी, उस पर हम बात कर रहे थे, और 8 टीमों के इजाफे से इसके स्ट्रक्चर पर क्या फर्क पड़ेगा, इस पर हमने बात की। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। अब शामिल करेंगे अपना सेगमेंट एक्सप्रेसो अचीवर्स, और देखते हैं कि समीना खान आज किस हस्ती से हमारी मुलाकात करवा रही हैं। डॉक्टरों की कहानी नहीं, ये मसीहाओं की दास्तान है। अस्पताल के हर कमरे में वो नई जिंदगी का चिराग जलाते हैं। बीमारी का इलाज ही नहीं, दिलों को हौसला और रूहों को सुकून देते हैं। ये हैं हमारे असली हीरो, जो अपनी नींद, अपना सुकून कुर्बान करके दूसरों को जिंदगी देते हैं। इन्हीं में एक नाम है सर प्रोफेसर शकील कुरैशी का, जिन्होंने बच्चों के दिल के इमराज के मैदान में बहुत सी कामयाबियां समेटी हैं, और इन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से सर का खिताब यानी कि नाइटहुड भी दी गई, और इसके साथ साथ पाकिस्तान में इन्हें सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। अगरचे के ये अपने मैदान में बहुत काम कर रहे हैं और इनको दुनिया जानती है, लेकिन उनका दिल आज भी पाकिस्तान के लिए धड़कता है। बताइए कि पाकिस्तान में आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैं पैदाइश मेरी कोटली आज़ाद कश्मीर में हुई और कुछ अर्सा वहाँ पर ही हम रहे, बाद में वालिदैन ने मूव किया वहाँ से। आप पैदा पाकिस्तान में हुए थे, स्कूलिंग भी वहीं पे आपने की? कितने साल की उम्र में यहाँ पर आए थे? थोड़ी सी स्कूलिंग कोटली में हुई थी, फिर 2 साल के लिए रावलपिंडी मूव हुए थे। वहाँ पर फैजुल इस्लाम हाई स्कूल है, वहाँ पर गया, और फिर वहाँ से रावलपिंडी से छोड़ के इधर यूके में आए। आपने मेडिसिन यूके से किया? इनिशियल स्कूलिंग ग्रामर स्कूल में और कॉलेज में ओ लेवल ए लेवल्स के लिए रोदरम में किया। वहाँ से फिर मेडिसिन में एंट्री मैनचेस्टर में मिली, तो वहाँ मैनचेस्टर से ग्रेजुएशन हुई। आपने कुछ अर्सा फिर पाकिस्तान जाके आपने FIC में काम किया जी। तो यहाँ से ग्रेजुएट करने के बाद आपने यहाँ जॉब की थी, आप सीधा पाकिस्तान चले गए? नहीं, मैं ग्रेजुएशन के बाद स्पेशलिटी ट्रेनिंग हमारी होती है, तो वो मैं स्पेशलिटी ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहा था। वो कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि वो कंसल्टेंट जॉब्स मिलती है या ढूंढनी पड़ती है, तो उस वक्त कंसल्टेंट जॉब्स अभी अवेलेबल नहीं हो रही थी, तो
मैं या तो यहाँ पर चॉइस था ट्रेनिंग जारी रखूँ या कुछ और चैलेंज मिले। तो उस वक्त फिर मैं फैसला किया था ये जब अपॉर्चुनिटी मिली रावलपिंडी की तो गया। ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिली थी आपको? वहाँ से उन्होंने आपसे रब्ता किया या आपकी अपनी चॉइस थी कि मुझे वहाँ जाना है? नहीं, वो उस वक्त लेट प्रेसिडेंट जनरल ज़ियाउल हक उनकी बेटी थी जिसकी यहाँ हेयरफील्ड हॉस्पिटल में प्रोफेसर मगदी याकूब है, उन्होंने ऑपरेशन किया था। फिर देखभाल के लिए बाद में मैं भी चेक करता रहा। तो एक विज़िट कुछ अर्सा बाद मुझे फिर कांटेक्ट हुआ इनिशियली पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से लंदन में कि प्रेसिडेंट साहब की मर्ज़ी है कि वहाँ पर AFIC में बच्चों के लिए पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट खोला जाए, डेवलप किया जाए। तो वो मुझे पूछ रहे हैं कि जाना चाहते हैं या नहीं। और उस वक्त पाकिस्तान से कोई ऐसा और नहीं था, UK में ख़ासकर कोई भी नहीं था जो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी करता हो। USA में एक था लेट कलीम अजीज़, तो वो उसी वक्त कराची में मूव हो गया था। तो कराची में डिपार्टमेंट डेवलप हो रहा था, रावलपिंडी और किसी जगह नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी मिल रही है कि कुछ डेवलप किया जाए। तो फिर आपने वहाँ जाके जो बच्चों का वार्ड था AFIC में, वो आपने जी शुरू किया था? बच्चों का डिपार्टमेंट वहाँ पर फिर शुरू किया था। या फिर आपने आर्मी ज्वाइन की थी। थोड़ा सा वो इंटरेस्टिंग बड़ा वाकया जरा मैं चाहूंगी कि हमारी ऑडियंस देखे। ये अनप्रेसिडेंट है, मैंने कभी सुना नहीं, इसलिए मैंने कहा कि आप बताइए कि ये आर्मी में कैसे गए आप? यहाँ से क्वालिफाई करके वहाँ गए एंड देन यू जॉइन आर्मी। वो आर्मी का तो मुझे जहन में नहीं था ना। जब उन्होंने कांटेक्ट किया कि AFIC में हम डिपार्टमेंट डेवलप करना चाहते हैं तो मैंने हाँ कर दी। उस वक्त फिर जब फैमिली को भी मूव किया, वहाँ गया तो वहाँ के AFIC के कमांडेंट उस वक्त कर्नल जुल्फ़िकार थे, बाद में जनरल जुल्फ़िकार हो गए। तो वो कहने लगे कि देखो यहाँ पर आर्मी हॉस्पिटल में जो स्टाफ है वो आर्मी ऑफिसर्स की ज़्यादा सुनते हैं बात, सिविलियन अगर हो कोई तो उसकी बात नहीं सुनते। तो बेहतर है कि तुम आर्मी ज्वाइन कर लो। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा कि आर्मी का तो मुझे पता ही नहीं था कि क्या रैंक। एंड हाउ ओल्ड वर यू एट दैट टाइम? एज क्या थी आपकी? 31। अच्छा। 1983 में गया था। तो मेरे जहन में TV प्रोग्राम यहाँ उस वक्त होता था UK में, मैश अमेरिकन कॉमेडी प्रोग्राम था। तो उसमें एक कैरेक्टर था मेजर और एक कैप्टन हॉकाई। तो मेरे जहन में सिर्फ 2 रैंक्स थे, तो उनमें से मेजर जो था वो सीनियर था। तो मुझे कहने लगे कि तुम्हें आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए। तो मैंने कहा कि मैं ज्वाइन तो करूँगा लेकिन मेजर बनना है। अच्छा। तो वो फिर प्रेसिडेंट जनरल ज़ियाउल हक से फिर ऑर्डर स्पेशल निकलवाना पड़ा कि इसको डायरेक्ट मेजर लिया जाए। तो उस ऑर्डर को GHQ में भेजा गया। तो फिर मुझे आपने यूनिफॉर्म पहनी? फिर पहननी पड़ी। हाँ जी, For 2 years? एज अ मेजर एंड यूनिफॉर्म। हाँ जी। बड़ा इंटरेस्टिंग वैसे ये बात है, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी सुना नहीं कि आई थिंक आपकी स्पेशलिटी की वहाँ ज़रूरत थी, और दूसरा आप UK छोड़ के पाकिस्तान रिलोकेट हुए कि मैं यहाँ पर बच्चों का वार्ड बनाऊँ। तो आई थिंक वो उसको आपको ऑनर करना ये बहुत ज़बरदस्त एक डिसीजन था जो उन्होंने किया। सो दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, मेडिसिन में आना, स्पेशली कार्डियोलॉजी की फील्ड में आना, ये आपका अपना डिसीजन था? कैसे आपने एंट्री मारी इस फील्ड में? कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं। एक तो पैदाइश का मैंने बताया था आपको, कोटली। मेरे वालिद साहब और दादा, सारी फैमिली जनरेशन हकीम थे। तो जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे दादा ने मेरे वालिद साहब को और वालदा को बताया कि इस बच्चे को डॉक्टर बनाना है सही तरह। अच्छा। तो वो फिर डिसीजन उनका हो गया था बचपन से ही। तो मैं जैसी स्कूलिंग हो रही थी तो मुझे याद कराते रहते मेरे वालदा स्पेशली और वालिद साहब के डॉक्टर बनना है। तो वो था मेडिसिन का। मेडिसिन जब मैंने ग्रेजुएशन यहाँ मैनचेस्टर से की तो मेरे जहन में ये था कि अब हॉस्पिटल मेडिसिन कौन सी स्पेशलिटी की जाए। तो उस वक्त मुझे ज़्यादा अच्छी ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी या साइकियाट्री लगते थे। तो दोनों वो मैं सोच रहा था और उनमें मैं काफ़ी अच्छा भी था।
लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर 15-20 साल बाद सब कुछ इस स्पेशलिटी में समझ आ गई तो उसके बाद क्या करूँगा, बोर्डम हो जाएगी। तो मुझे ऐसा करना चाहिए जो समझ में ना आए। तो ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग मेडिकल स्कूल में और थोड़ा बाद भी मुझे कार्डियोलॉजी नहीं समझ आती थी, और ख़ासकर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी बच्चों ये की आपको मुश्किल लगती थी? जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी। और पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी ख़ासकर क्योंकि 1970s में बेबीज़ जो होती थी जिनको दिल की प्रॉब्लम सीवियर होती थी तो वो बहुत ही मुश्किल से सर्वाइव करते थे। तो वो देख के काफ़ी स्ट्रेस होता था कि देखा नहीं जाता था कि ये बेबी इतनी प्रॉब्लम है और नेक्स्ट डे बेबी डाइड। सो फिर मैं यही सोचा था कि ऐसी स्पेशलिटी करनी चाहिए जो समझ में ना आए, ताकि वो चैलेंज रहे, सर्वाइवल का जो है कोई तरीका ढूंढा जाए तो चैलेंज होता है। इसलिए मैं फिर इनिशियली एडल्ट कार्डियोलॉजी शुरू की और उसके बाद पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी। डॉक्टर साहब, काफ़ी एक्साइटिंग था जो आपने प्रोसीजर अभी परफॉर्म किया और हमने उसको लाइव देखा। और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने देखी कि एवरीबडी वाज काम, सब लोग बड़े आराम से सुकून के साथ 8-10 लोगों की जो टीम थी अंदर वो प्रोसीजर परफॉर्म करती। वो कामनेस कैसे आती है? ये प्रोसीजर जो है ना, और ख़ासकर जो अभी किया एक वाल्व डाला है, तो ये 2013 में हमने शुरू किया था पहली दफ़ा, क्योंकि नया वाल्व है। और उसको फिर पिछले 10 साल से मैं यहाँ भी अपने हॉस्पिटल में भी और बाकी आगे पीछे दुनिया में भी सिखाने के लिए जाता हूँ। तो इतने अरसे बाद फिर वो कामनेस हो जाती है, क्योंकि ऐसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स में आप स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, सबको काम रखना चाहिए, तो टीम होती है। अच्छा, मैंने एक और चीज़ जो देखी कि जो सप्लायर हैं उस वॉल्व के, वो बैठे रहे उस सारे प्रोसीजर में देखने के लिए कि मुझे कौन सा इक्विपमेंट या कौन सा जो वॉल्व रिप्लेसमेंट करना है वो कौन सा सजेस्ट करूं। ये चीज़ पाकिस्तान में होती है? थोड़ी बहुत होती है, अब ज़रा पहले से बेहतर हो गई है, होती है, क्योंकि ये केसेस इस तरह के प्रोसीजर में पाकिस्तान में भी किए हैं, तो वहाँ पर कंपनीज इसी तरह के सप्लायर जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। अच्छा, आपको सर का जो खिताब मिला यहाँ पे, नाइटहुड आपको मिली, थोड़ा सा ये बताइए मेरे ऑडियंस के लिए कि क्यों आपको ये दिया गया और क्या फीलिंग थी सर जब आपको पता चला कि यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड? मैं पिछले 25-30 साल से एक तो यहाँ पर जो काम कर रहा हूँ NHS में, उसमें काफ़ी डेवलपमेंट्स की हैं, बलून या टेक्निक्स, तो वो डेवलपमेंट एक पेशेंट बेनिफिट्स के लिए बहुत ही थी। उसके अलावा फिर मैं अराउंड द वर्ल्ड एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वहाँ पर लेक्चर्स भी देता हूँ और ऑर्गेनाइज भी करता हूँ, तो वो पूरी दुनिया में आगे पीछे में चक्कर लगाता हूँ। फिर एक चैरिटी वर्क है वो मैं करता हूँ, चेन ऑफ होप के लिए, वो फिर हम अफ्रीका में करते हैं की होल प्रोसीजर्स ऑन चिल्ड्रन, और फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं? फ्री, जी, वो चेन ऑफ होप स्पॉन्सर करती है, लेकिन लोकल्स के लिए कॉस्ट नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनकी वजह से, और पाकिस्तान में ख़ासकर मैं डेवलपमेंट में पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी में काफ़ी मदद की है डेवलप करने में, तो ये सारी वजह से फिर नाइटहुड मिली। प्रपोज तो पता नहीं था, क्योंकि ये इंडिविजुअल को पता नहीं होता कि किसने प्रपोज किया और क्यों, लेकिन जिसने भी प्रपोज किया था वो ऑनर के लिए प्रपोज किया था, लेकिन जो कमेटी होती है वो डिसाइड करती है कि कौन सा अवार्ड दिया जाए, तो मुझे फिर वो नाइटहुड का उन्होंने दिया। पाकिस्तान से हमारे बहुत से डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पर हैं और जिन्होंने बड़ा नाम बनाया है। बीइंग अ पाकिस्तानी,
हाउ प्राउड आर यू एट योरसेल्फ या इन लोगों की अचीवमेंट्स पे? वो तो नेचुरली प्राउड होते हैं, क्योंकि जिस तरह मैं जब आया था 1960s में, बहुत ही चैलेंजेस यूके में थे। सिर्फ फिटिंग इनटू द स्कूल वो नहीं, लेकिन उस वक्त रेसिज्म होती थी, जॉब्स नहीं मिलती थी आसानी से इन मेडिसिन। तब रेसिज्म ज़्यादा था कि अब है? उस वक्त तो हिडन रेसिज्म थी, अब ज़रा ऑब्वियस रेसिज्म है। लेकिन उस वक्त ये चैलेंजेस थे कि जो एशियंस या अफ्रीकन्स थे उनको बड़ी मुश्किल से जॉब्स मिलती थी, अब तो मिल रही हैं। सो देयर इज़ अ लिटिल बिट इम्प्रूवमेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। वाइडर आउटसाइड द NHS रेसिज्म जो है वो अब मोर ऑब्वियस है। तो लेकिन उस वक्त जॉब्स की मुश्किल होती थी कि हॉस्पिटल मेडिसिन में जॉब्स कैसे मिले, तो वो चैलेंजेस उस वक्त बहुत थे। जो अब अच्छा नाम बना चुके हैं उनके लिए तो हमें फ़ख्र करना चाहिए कि डिस्पाइट ऑल दीज चैलेंजेस टू फाइट वो कामयाब हो गए। तो इसलिए वो फिर खुशी सब के लिए होती है, जो भी और हमारे पाकिस्तान से काफ़ी डिफरेंट स्पेशलिटीज़ में यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, नाम अच्छा बनाया उन्होंने, मशहूर है, तो वो उनको मुबारक हम देने चाहिए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब हम याद करेंगे पंजाबी और उर्दू फिल्मों की शान लेजेंडरी अदाकार सुल्तान राही को, जिनको मद्दाहों से बिछड़े हुए 30 बरस बीत गए। सुल्तान राही 24 जून 1938 को भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। सुल्तान राही ने करियर का आगाज 1955 में स्टेज ड्रामों से किया। तवील अरसे तक फिल्मों के कामयाब हीरो बनने वाले सुल्तान राही ने 1956 में फिल्म बागी से फिल्मी करियर का आगाज़ किया। उन्होंने 800 से ज़ायद फिल्मों में अपनी मुनफरिद अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें 700 पंजाबी जबकि 110 उर्दू फिल्में शामिल हैं। 70 की दहाई में फिल्म बशीरा से ऐसी जानदार एंट्री दी कि फिल्मों का ये एक्स्ट्रा अदाकार फन का सुल्तान कहलाया। मौला जट जैसी फिल्मों ने सुल्तान राही को उरूज पर पहुंचा दिया। गॉडफादर, गुंडा, काले चोर, शेर खान और चंदवरियाम उनकी कामयाब फिल्मों में से एक हैं। अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी, अदाकारा अंजुमन मुमताज़ के साथ सुल्तान राही की जो जोड़ी थी वो बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी की ज़मानत समझी जाती थी। सुल्तान राही को 9 जनवरी 1996 को गुजरावाल के करीब फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। उनकी अदाकारी का जो अंदाज था उनके मुनफरिद फ़न का मुँह बोलता सबूत है। आज हम उन्हें याद कर रहे थे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुश आमदीद जनाब। इस घंटे में भी बहुत सारी मुलाकातें आपके साथ करवानी है, बहुत कुछ डिस्कस करना है। टॉप ऑफ द आवर हम जरा सियासत की बात करेंगे। हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात बयानात तक महदूद हैं और पहले आपका इंतजार किया जा रहा है और हर कोई ये सोच रहा है कि पहल की जाए तो बात आगे बढ़े। मुज़ाकरात आगे बढ़ने पर पेशरफ तो नहीं हो सकी, मगर तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट के जो सरबराह हैं महमूद अचकज़ई, उन्होंने 2 रोज़ कबल एक ट्वीट किया और लिखा कि मुज़ाकरात, किस चीज़ के मुज़ाकरात? किसी ने मेरे घर पर डाका डाला है, अब उसके साथ अगर मुज़ाकरात करने हैं तो वो सिर्फ इस बात पर होंगे कि भाई मेरा सामान लौटा दो, परवाह नहीं, अगर उसमें कुछ कमी भी हो हम माफ़ करते हैं। अगर ये मुज़ाकरात कोई करना चाहता है तो हम तैयार हैं। और फिर हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो काफ़िला है वो इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचा और महमूद खान अचकज़ई ने बानी PTI की रहायशगाह ज़मान पार्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को मिलकर चलने की दावत देते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ आ जाएं, मिलकर दोबारा वोट को इज्जत दो के नारे को तक़वियत दें। जुल्म मिटाने निकले हैं नवाज शरीफ, आओ हमारे साथ चलो। हम लाहौर से, लाहौरियों से और मोहतरम नवाज शरीफ से, उसके खानवादे से उस पुराने स्लोगन के लिए आए हैं। आए गलतियाँ होती हैं लोगों से। मेरे दोस्त यहाँ आ रहे थे, लाखों लोग इमरान खान से गुण गाते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनकी तंजीम का ये हाल है कि 20 आदमी एक साथ नहीं चल सकते। और उधर वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ये कहते हैं कि PTI मुज़ाकरात के मामले पर तकसीम का शिकार है। PTI ने अपनी पॉलिटिकल पावर ऑफ अटॉर्नी महमूद अचकज़ई को दे रखी है और PTI अपनी सफ़ों में कन्फ्यूजन दूर करें। खुल के
डायलॉग की सपोर्ट की बात की है और मुज़ाकरात करने की बात की है। और हम बहैसियत एक सियासी जमात के और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के हम समझते हैं कि किसी भी मामले का हल जो है वो मुज़ाकरात के बगैर मुमकिन नहीं है। मुज़ाकरात सियासत का दूसरा नाम है। लेकिन मैं जो नेशनल डायलॉग कमेटी है, मैं उनकी इस कोशिशों को आप ये कहें कि अप्रिशिएट करते हुए मैं उनसे ये कहूँगा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये मैंडेट हासिल करें कि आप उनकी तरफ से नुमाइंदगी करेंगे डायलॉग की, और जब आपको ये मैंडेट हासिल होगा तो इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट बिल्कुल तैयार है, हम आपसे बात करेंगे और हर मौजू पे बात करेंगे। जी, ये सिचुएशन पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर चुके हैं शौकत पराचा साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम पराचा साहब, गुड मॉर्निंग। पराचा साहब, सियासी धुंध तो छाई ही हुई है, शहर इक़्तिदार में वैसे मौसम कैसा है? वहां भी मौसम धुंधला हुआ ही है? गुड मॉर्निंग जी, बहुत शुक्रिया। शहर इक़्तिदार में बड़ी क्लैरिटी है। अच्छा। और बहुत ज्यादा क्लैरिटी है। 2-3 दिन पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी DG ISPR साहब की, तो इससे ज्यादा क्या क्लैरिटी होगी? क्लैरिटी ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ जितनी साजिशें हैं या पाकिस्तान को जो भी खतरात हैं, और सबसे बड़ा खतरा बताया गया टेररिज्म का, कि टेररिज्म इज द बिगेस्ट थ्रेट। ये मैं कोट अनकोट कर रहा हूँ। तो उस हवाले से तो बहुत क्लैरिटी है, और उसमें जो कुछ भी रुकावट है या जो बयानिया स्टेट के बयानी के खिलाफ है उसकी वजाहत कर दी गई। लिहाजा इधर क्लैरिटी है कि टेररिज्म पे जो है वो पाकिस्तान को, पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के अवाम को मुत्तहद होना है। और कल PTI ने भी यही बात की। अगर आपने बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब की बात सुनी हो, अगर आपने बैरिस्टर गौहर खान साहब की बात सुनी हो, तो उन्होंने भी बिल्कुल यही बात की कि दहशतगर्दी एक नासूर है जिसका हर सूरत में खात्मा होना चाहिए। तो यहाँ बड़ी क्लैरिटी है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। पराचा साहब, तो फिर ये भी बताइएगा, इसे भी जरा क्लियर कीजिएगा, ये महमूद खान अचकज़ई साहब ने जो ट्वीट किया था 2 दिन पहले अपने सामान के हवाले से, उस पर भी कुछ क्लैरिटी नजर आ रही है, 1 पॉइंट एजेंडा नजर आ रहा है उनका। अजीब बात है, आप सारी क्लैरिटी की बातें कर रहे हैं। अभी जो आपने शॉर्ट सुनाया महमूद खान अचकज़ई साहब का, मेरा ख्याल है वो मोर क्लियर है। उन्होंने कहा कि लाखों लोग जो हैं वो बानी PTI खान साहब से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो ऑपरेटिव पार्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, अभी जो आपने सुनाया, उन्होंने कहा कि PTI के 20 आदमी इकट्ठे नहीं चल सकते। जी हाँ। तो इससे ज्यादा क्लैरिटी क्या होगी कि आप बेशक पहिया जाम की कॉल दें, आप शटर डाउन की कॉल दें, आप हड़ताल की कॉल दें, आप लॉन्ग मार्च की कॉल दें, आपके 20 आदमी इकट्ठे नहीं चल सकते। और यही मसला रहा है कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने बात की ना कि PTI की सफों में कंफ्यूजन है, वही अचकज़ई साहब और मीनिंग में कर रहे हैं और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और मीनिंग में कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम अगर मुज़ाकरात के लिए बात करें, मुज़ाकरात की पेशकश करें, तो कोई बात करता है, कोई बात करता है। अब मसला रहा 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन का, जो आपने सामान के चोरी की बात की, तो हम तो 2018 में भी पूछते थे कि भाई 2018 का इलेक्शन क्या हुआ, RTS बैठ गया था। बात यह है कि कल मुस्लिम लीग नून एक ग्रीवेंस वाली पार्टी थी, आज PTI अपने आप को ग्रीवेंस वाली पार्टी समझती है। आप बैठे, कम से कम इलेक्शन रिफॉर्म पे ही बात कर लें, जिस तरह कल कहा ना टेररिज्म पे कि हमें। जी, पराचा साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया, एक बार फिर से करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है, और वो ग्रीवेंसेस क्या बता रहे थे कि हर पार्टी जब भी इक़्तिदार में होती है भूल जाती है ग्रीवेंसेस, और जैसे ही ऑपोजिशन में जाते हैं ग्रीवेंसेस शुरू हो जाते हैं। जी, पराचा साहब कंप्लीट कीजिएगा। देखिए, मैं गुजारिश कर रहा था, जो अचकज़ई साहब ने ट्वीट किया 2018 में, तो अभी के हमारा सामान जो है वो लुटा दिया जाए, तो 2018 का इलेक्शन भी ऐसे ही था। कहा जाता था कि RTS बैठ गया और वो चोरी हुआ। उस वक्त नून लीग एक ग्रीवेंस वाली पार्टी थी, आज PTI ग्रीवेंस की पार्टी है, और वही बात कर रही है जो नून लीग किया करती थी।
या 2013 में आसिफ जरदारी साहब ने कहा था कि आरओज का इलेक्शन था क्योंकि धांधली हुई और हरवाया गया। इसलिए चाहिए तो सियासी जमातों को बशमूल अब पीटीआई के बैठें, इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बात करें, कैसे हमने इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट बनाना है, फ्री एंड फेयर बनाना है कि एक पार्टी जीत के 2002 में काफ लीग बन गई, पीपल्स पार्टी और नून लीग हार गई। 2008 में चले किसी हद तक पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमारी सीटें कम की गई हैं, लेकिन बहरहाल हुकूमत बनी, एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, उनके पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी। 2013 में आरओज का इलेक्शन कहा गया, 2018 में आरटीएस का इलेक्शन कहा गया, अभी 2024 का इलेक्शन आपके सामने है। तो अगर टेररिज्म पे कल जैसे पीटीआई ने कहा कि हुकूमत हमारे साथ बैठे, हुकूमत 5 से 10 साल की पॉलिसी बनाए, अगर इसी तरह से एक शुरुआत तो हो सकती है ना टेररिज्म पे बैठने की, फिर अगले जो बड़े मसाइल हैं उन पे भी बैठना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा पराची साहब, तहरीक इंसाफ की बात कर लेते हैं दोबारा से। जिस तरह से बात करते हैं पहले मुज़ाकरात की, फिर एक तरफ स्ट्रीट मूवमेंट है, इनके अंदरूनी इख्तलाफात भी हैं जो हमेशा से ही चलते आए हैं। सुहेल आफरीदी जो हैं वो इसमें इस वक्त एक रोल प्ले कर रहे हैं, जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसके हवाले से। क्या आपको लगता है कि ये इसमें कामयाब किसी हद तक हो पाएंगे जो ये एफर्ट्स कर रहे हैं इस तरीके से? इसका जवाब तो अचकज़ई साहब ने दे दिया हम सबको कि वो 20 लोग इकट्ठे नहीं चल सकते, लाखों उनके फॉलोअर हैं और यही मसला रहा है। देखे ना 2023 में अक्टूबर नवंबर में अली अमीन खान गंडापुर वो वहां से चढ़ाई की उन्होंने इस्लामाबाद पर, तो बातें होती रही। अब कोई इंकशाफ करने वाली बात नहीं है, खुल के हो चुकी हैं कि जो डायलॉग हो रहे थे कि जी आपने संगजानी पे बैठना है, इस्लामाबाद से बाहर एक जगह है जी, और खान साहब को फिर बनीगाला शिफ्ट कर लिया जाएगा, वो वहां तक तो सब एग्री कर गए थे। बैरिस्टर सैफ साहब सुबह सुबह आए थे इधर अडियाला में, अभी तो खैर वो डायलॉग कमेटी के इजलास में आए, पीटीआई ने तो बाइकआउट किया, लेकिन बैरिस्टर सैफ साहब आ गए थे, जो फवाद चौधरी साहब और इमरान इस्माइल साहब की परसों डायलॉग कमेटी का इजलास हुआ था। तो बैरिस्टर सैफ साहब ये उस मीटिंग में, खान साहब की मीटिंग में भी शामिल थे। लेकिन हुआ क्या कि संगजानी में जो अंडरस्टैंडिंग हुई बैठने की, उसको फिर तोड़ा गया और ये अली अमीन गंडापुर वाला जो लॉन्ग मार्च था, यानी बुशरा बेगम साहिबा उसको लेके इस्लामाबाद आ गई। मीन के या तो कंसेंसस होता ना कि संगजानी में बैठना है, कंसेंसस नहीं हुआ, लेकिन वो लोग डी चौक में आगे हुआ क्या? कहना ये चाह रहा हूँ कि जो उनकी मूव्स थी माजी में वो तो फेल हुई, डिस्पाइट द इनिशियल इम्प्रेशन के जी उनके पास बड़ी मैन पावर है, उनकी बड़ी फॉलोइंग है, वो सारा पाकिस्तान आ जाएगा। खुद कहते थे ना कि करोड़ों पाकिस्तानी इस्लामाबाद पे आ जाएंगे। वो करोड़ों छोड़ें, लाखों छोड़ें, वो चंद हजार से जितने आते रहे थे उनसे हुकूमतें नहीं गिरा करती। अब ऐसी क्या नई चीज आई है कि लाखों लोग इस 8 फरवरी के शटर डाउन या पहिया जाम हड़ताल में आ जाएंगे? मुझे नहीं लगता। बिल्कुल। तो इतवार का दिन है, वैसे शटर डाउन के हवाले से तो इतवार को वैसे भी दुकानें बंद होती हैं। फरवरी को जो कॉल दी गई है, देखते हैं कि वहां पर क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया पराची साहब, आपने गुफ्तगू की और सियासी सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू हो रही थी। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। आप शामिल करेंगे हमारा सेगमेंट सफर शर्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद, आप देख रहे हैं सफर शर्त और हुंजा में हूँ और इस वक्त एक थ्रेड नेट जो है हुंजा का, जो कि बहुत मशहूर है। अच्छा, ये पत्नी क्या कमाल है इनका कि इनका जो डिज़ाइनिंग है वो इतनी ज़बरदस्त है कि उसको एक आलमी शोहरत मिली और उसको अवार्ड वगैरह भी मिला। मेरे साथ अम्मा बैठी हैं और अजीज़ अली साहब जो हैं वो तर्जुमे का, मुतरजम का फ़राज़ सर अंजाम देंगे, क्योंकि अम्मा जो है वो बर्शिस की बोलती हैं और उसकी ट्रांसलेशन फिर वो करेंगे। अजीज़ भाई, अम्मा से ये पूछिए कि ये कब से ये काम कर रही हैं? ماما تغرج شيء كي صاحبي كي بشر مصوت دروي جانسن جا تروك شروك جوت كشي بشر جا أقل سنبالة تباك هو شير يتم تروك يه
प्रोफेशन जो है इन्होंने एडॉप्ट की है चाइल्डहुड से और बचपन से और तभी से, क्योंकि यहाँ पे कोई तालीम का निज़ाम नहीं था तो घर वालों के कहने पे, उनके एडवाइस पे ये काम की तरफ ये लग गई है। तो इतनी जब आपकी ज़्यादा उम्र हो जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है सुई धागे से इतना बारीक काम करना, तो ये कैसे? तो बुट मुश्किल बेमी sebab mama guto umur lo ise zahir bila guto duro but aki chilum duro दिमाग खर्च में बिला मिल चिरन पर खर्च में बिला इसमें कोई दोराई नहीं कि ये बहुत ही एक मुश्किल काम है और इसमें ज़ाहिरी बात है हमारा एफर्ट लगता है, आंखों का नज़र जाने का भी एक खदशा होता है, लेकिन बचपन से चूँकि मैंने इस फील्ड को अपनाया है और इस फील्ड में मुझे बहुत फ़ायदा दी है इन टर्म्स ऑफ पैसों में, और इन्हीं से कमा के मैंने अपने बच्चों को अच्छे पोस्टों पे आज इनके बच्चे क्या काम कर रहे हैं। इनके बच्चे क्या? उयू माई कोलबाल्ती फोटो लो बाय इलेक्ट्रिशियन बाय अल्तो लिविंग कराची लो शबीर हॉस्पिटल लो उमे गुरोचाई। तो जो बड़ा बेटा है वो मल्टी फोर्ट में जॉब करता है, जो छोटा बेटा है वो आखान हॉस्पिटल में काम करता है, और उससे जो छोटा है वो यूरोप में इस वक्त जॉब कर रहा है। मेडिकल सारी अम्मा की मेहनत है और ये सारा अम्मा की मेहनत है उन्होंने बच्चों को, और ये तकरीबन हर दूसरे तीसरे घर की कहानी है कि पीछे हमें एक औरत नजर आती है और बच्चे जो हैं वो इतने कामयाब और आला पोस्ट पे या कहीं दूसरे ममालिक में बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके पीछे कहीं ना कहीं औरत जो है वो नजर आती है। जो ड्राइविंग फोर्स है हुंजा में नॉर्मली वो खातून को ही समझा जाता है, जैसे कि हमारे तालीमी निज़ाम में भी प्रेफरेंस ख़वातीन को दी जाती है, फिर इसी तरह जो घर का जो ड्राइविंग फोर्स है वो ख़वातीन है। और ऐसे अम्मा हमारे लिए एक बहुत बड़े एग्जांपल है कि जिन्होंने अपने एफर्ट से छोटे बच्चों में से पढ़ा के उनको आज यूरोप में वो सेटल है हमारे बच्चे, तो ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है। और हुंजा थ्रेड नेट में ऐसी क्या बात है, मतलब ये ऐसी क्या बात है? वैसे ये सवाल बड़ा अजीब सा है क्योंकि वो तो सामने नज़र आ रही है कि क्या खूबसूरत है थ्रेड नेट, मतलब उसका डिज़ाइनिंग सारा कुछ, और इसको इंटरनेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया थ्रेड नेट को, और दुनिया में हुंजा थ्रेड नेट को नंबर 1 कहा गया। ये सारी अपनी जगह। ये पीछे जो डिज़ाइन के पीछे कोई फिलॉसफी है, ये क्या डिज़ाइन है, इनको किसने सिखाया है, कहाँ से आ रहा है ये डिज़ाइन? ये एक्चुअली सेंट्रल एशिया का इन्फ्लुएंस तो है, ये है इस पूरे खत्ते में। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो यहाँ पे जो हमारे घर भी हैं तो वो सेंट्रल एशिया से ये सारा कल्चर, तिब्बतियन जो हाई एशिया है उसकी तरफ से ये सारे कल्चर्स आए हैं। अच्छा। और इनके जो टेक्सचर्स हैं ये सारे जो हैं सेंट्रल एशिया को रिफ्लेक्ट करते हैं, वहाँ के कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं। और ज़ाहिरी बात है फातिमिद दौर में भी उसका भी एक इन्फ्लुएंस यहाँ पे आपको नज़र आएगा। जैसे हमारे एक खुतो कहते हैं, घर में जो एक खुतो बनता है वो पंजतन पाक के नाम पे वो बनता है, बीच में एक हॉल बनता है जिसको सगम कहते हैं, और वो रोशनी जो है खुदा की तरफ ले जाने वाला एक सिलसिला समझा जाता है। इसी तरह जो हमारे टेक्सचर्स हैं या जितने भी ये लोग हैंड से हाथ से काम करते हैं ये सेंट्रल एशिया। हाँ वही तो हम देखते हैं ना कि सेंट्रल एशिया में भी इवन टोपियों से लेके मुख्तलिफ जगहों पे डिज़ाइनिंग में हम देखते हैं कि वो बहुत सिमिलरिटी है। तो बेसिकली ये इन्फ्लुएंस वहाँ से और ये डिज़ाइन वहाँ से आया, लेकिन इस डिज़ाइन को जिस तरह एग्जीक्यूट किया गया जितनी खूबसूरती से और जितनी नफासत से, उसमें दाद के मुस्तहिक है ये लोग, कितनी खूबसूरती से उसको एग्जीक्यूट कितना अच्छा किया गया। जब अम्मा जो है बहुत हमें एक इंटरेस्टिंग अपना एक एक्सपीरियंस हमें बता रही है, स्पेशली कुछ डिज़ाइंस इन्होंने खुद से भी जनरेट की हैं और वो डिज़ाइंस इनोवेशन उसमें डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल, टेक्सचर का इस्तेमाल इन्होंने खुद भी की है। और कह रही है कि जो पुराने हमारे पास जो घर में कालीन होते थे उनमें से मैंने कुछ डिज़ाइंस निकाले, रास्ते में जाते हुए कहीं पे मैंने अगर कोई इस तरह का टेक्सचर कहीं पे देखा तो उससे भी मैंने एक तस्वीर बना के उससे फिर मैंने अपने डिज़ाइंस में इनोवेशन लाई है। तो यानी कहने का मतलब जो रिवायती था उसमें और आज की इसमें बहुत फ़र्क आपको नज़र आएगा, और यह सारा काम हाथ से होता है। क्या बात है नाज़रीन, बात यह है कि एक तो आपको ये तो आइडिया हो गया कि सेंट्रल एशियन एक इन्फ्लुएंस है और ये सारा खित्ता जो है, सो हम ये कह सकते हैं कि वो जो बेसिक डिज़ाइन है वो तो वहाँ से है, लेकिन जो आप यहाँ पे हुंजा थ्रेड नेट देखते हैं इसमें बहुत इनोवेशन जो है ये लोकल है, और ये इन अम्माओं की महारत है, इनकी सलाहियत है
कि जिसने हुंजा को इतना मुमताज़ मकाम दिया है। ये इन अम्मा जो हैं या इस तरह की जो ख़वातीन हैं, ये उनको कितना बड़ा क्रेडिट जाता है। क्या कमाल है कि उनकी महारत और सलाहियत की वजह से हुंजा थ्रेडनेट को एक इनफरादी मकाम हासिल हुआ है, जिसकी वजह से एवॉर्ड्स मिले हैं। अगर वो मुकम्मल सेंट्रलेशन होता तो फिर तो वो सारा चीज़ें ऐसी होती जैसे कॉपी पेस्ट है। ये क्राफ्ट है, ये क्राफ्ट से ज़्यादा इसके अंदर अब आर्ट है, और आर्ट जो है वो इनोवेशन मांगता है। तो क्राफ्ट और आर्ट में जो फ़र्क है वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि बेसिक क्राफ्ट जो है वो सेंट्रल एशिया से है, लेकिन यहाँ से इनोवेशन और आर्ट की जो फॉर्म है हुंजा थ्रेडनेट की, वो इन अजीम हस्तियों की जो है उसको उनकी पैदावार है। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत कामयाब। या रब तू जो हर आन नई शान दिखा देता दीदाए शौक को हैरान बना देता है। डाली डाली तेरी तख्लीक के गुन गाती है। पत्ता पत्ता तेरी कुदरत का पता देता है। कर्म तेरे की भीख लेने आए हैं तेरे दरबार मौला। कर्म तेरे की भीख लेने आए हैं तेरे दरबार मौला। माफ कर दे खताएं हमारी, माफ कर दे खताएं हमारी, हम तेरे गुनाहगार मौला। कर्म तेरे की भीख लेने आए हैं तेरे दरबार मौला। क्या आवाज़ है और क्या कलाम है। गुलकार आसिम अली खान एक्सप्रेसो के मेहमान हैं आज, और हमारा वादा हम पूरा कर रहे हैं जनाब। टैलेंट जो सामने लेकर आ रहे हैं, उभरता हुआ टैलेंट है आसिम अली खान। मुनफरिद अंदाज है गुलकारी का इनका। आज हमारे मेहमान हैं, स्टूडियोज में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं अली भाई? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले आज जानना चाहेंगे कि बड़ी खूबसूरत आवाज़ है आपकी, बहुत रियाज किया होगा इसका या कुदरती तौर पर है? बस आप कुछ अल्लाह पाक की भी देन कह सकते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक के करम के सिवा तो हम कुछ भी नहीं है। तो जब उसका करम होता है तो ये उधर से ही मोहर लगती है, और अल्लाह ताला बंदे चुनता है कि इस बंदे को मैंने किस काम के लिए भेजना है। और ये कलाम किसका था? ये मेरा अपना ही कलाम था। अच्छा, जबरदस्त। आपने खुद लिखा है? जी, ये राइटर भी मैं खुद हूँ और कंपोज भी मैंने खुद किया है। जबरदस्त। अच्छा आसिम, अपने इस जर्नी के बारे में बताएं, कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्या इत्तेफाकिया तौर पर यहाँ आ गए या प्लान था कि मुझे सिंगर बनना है और मुझे इस तरफ जाना है, म्यूज़िक की तरफ? बेसिकली ये जो है आप कह सकते हैं कि घर में वैसे तो हमारा कोई घराना नहीं है, लेकिन हमारे माशाल्लाह मेरे 2 भाई और हैं जो कि इसको प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे थे ऑलरेडी से। अच्छा। तो उनको देख के तो मैंने भी नात ख़्वानी से मैंने स्टार्ट किया, स्कूल टाइम से लेके फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मैं पढ़ता गया नात शरीफ, फिर मैंने काफ़ी मुकाबले भी विन किए
और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर सिंगिंग में और आगे आगे फिर इंशाल्लाह। तो वालिदैन में से कोई किसी की सपोर्ट या कोई चाहता था कि उनके बच्चे जो हैं बहुत अच्छे गुलकार? जी बिल्कुल, अगर आपके घर में अगर कोई सुर को चाहने वाला या प्यार करने वाला होता है मौसीकी से, तो वो फिर आपको सपोर्ट भी करते हैं और आपको लाइक भी करते हैं अगर सुरीला हो तो बच्चा। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था कि घर में सपोर्ट भी थी और वो मेरी आवाज़ को काफ़ी पसंद करते हैं। चलें, आप इसमें लकी साबित हुए कि आपको सपोर्ट थी और फिर आप इसको लेकर आगे चल रहे हैं। अच्छा बताएं कि किसको ज़्यादा पसंद करते हैं, किसको सुनते हैं सबसे ज़्यादा? ज़्यादातर जो मैं फॉलो करता हूँ वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब, अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे उनको, और दूसरे जो भी अच्छे हमारे पाकिस्तान के सिंगर हैं, क्लासिकल पॉप में जो गाते हैं। नाम लिया आसिम, तो हम चाहेंगे कि उन्हीं का कोई कलाम, कोई चीज़, गज़ल हमें सुनाएं। जी मैं आपको उनका, मेरे पिछले दिनों मुज़ाकरात में मेरा एक सॉन्ग हिट हुआ था, सैयद नूर साहब गेस्ट थे वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने उनका चूड़ियाँ मूवी का सॉन्ग आया था, तो हम भी सुना और टिकटॉक पे और काफ़ी वो यूट्यूब पे वायरल होगा, तो जी मैं वही आपको नाज़रीन को मैं पेश करता हूँ। मैनू सोचा दिया दे गया सुगता है, मैनू सोचा दिया दे गया सुगता, सुख मही नाल ले गया है, सुख मही नाल ले गया, नाल दुखां दे करा के मुलाकातां, सुख माही नाल ले गया, मैनू सोचां दियां दे गया सौगातां। अखियां दे विच अथरू लैके वेखां ओदियां रावां बैके, किसनू दिल दा हाल सुनावां, अज भी ताने देण थावां, जिथे कर दे सां बैठ के गल्लां बातां, ते सुख माही नाल ले गया, मैनू सोचां दियां दे गया सुगातां, सुख माही नाल ले गया है, सुख माही नाल ले गया। आसिम बहुत खूब, बहुत खूब, और खास तौर पे सुबह सुबह जब हमसे बोला नहीं जा रहा होता उस वक्त में इतने हाई नोट्स पे जाना और फिर इस तरह का, और गाना भी खान साहब को, तो फिर उनको निभाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसी बात मैंने आपको दरअसल ये बात बताई है, बड़ों का अदब और एक लगन और जो हम दुआएं लेते हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। वैसे तो उनके चाहने वाले तो सारी दुनिया में मौजूद हैं, और हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो गुलकार हैं बहुत पसंद करते हैं लोगों को। आपको क्या लगता है क्या वजह है कि पाकिस्तानी गुलकारों को इतना पसंद किया जाता है? बेसिकली जो पाकिस्तान के हमारे आर्टिस्ट हैं उनकी आवाज़ में एक अलग सी आपको फील मिलेगी, सिंसेरिटी है जी, सिंसेरिटी, और उसके अंदर जो पंक्चुअलिटी है हमारे जो सिंगर्स हैं वो आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, और जो एक पुख्तगी आपको मिलेगी ना इनके गलों में से मिलेगी, और ये अल्लाह ताला का ख़ास फजलो करम है कि आज तक पूरी दुनिया में चंद ही आर्टिस्ट हैं जो हिट हैं, और वो पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं। बिल्कुल ऐसा, आप गज़ल में देख लें, गीत में देख लें, कवाली में देख लें, तो वो पूरी दुनिया में जो भी मशहूर हैं हमारे ही आर्टिस्ट हैं। बिल्कुल ऐसा है। देखिए कि हमारे प्लेटफॉर्म्स ही मुख्तलिफ हैं, इसमें इंडियन जो भारतीय गुलकार है इतनी सपोर्ट होने के बावजूद पाकिस्तानी गुलकारों से कहीं पीछे नजर आते हैं। जी बिल्कुल ऐसा, और बहुत जगह पे हमारे गानों की कॉपी करते हुए नजर आते हैं, हम उस तरफ नहीं जाते। अच्छा आसिम, आप बताएं कि इसके अलावा आप क्या करते हैं, या फुल टाइम इस वक्त म्यूजिक आपका पैशन है? जी जी, इसी को लेकर चल रहे हैं, और क्या एक्टिविटी? इसके अलावा मेरा अपना छोटा सा बिजनेस है गारमेंट्स का,
और वो भी मैं चला रहा हूँ, साथ साथ में सिंगिंग और राइट। तो फिर मेरा ख्याल है कि एक बार और सुन लेते हैं। हाँ, अब सज्जाद अली के भी आप फैन हैं, उनका भी हमें जरा कुछ सुनाएं। जी मैम। एक बड़ा मशहूर ज़माना सज्जाद अली खान साहब का मैं आपको सॉन्ग सुनाता हूँ। मैं बतौर ख़ुद भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मेरे नाजरीन देखने वाले भी उनके फ़ैन होंगे। तो बड़ा उनका एक मशहूर सॉन्ग है जो मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको। हासे खोले ने तेरियां यादां ने आ मिल सजना फरियादां ने मेरे दिल दा सोना तक वेड़ा दर्दान ठिकाना लब्या तू ना बिछड़ के मिलियो चन सजना असा सारा ज़माना लब्या तस्वीर बना के मैं तेरी। जबरदस्त। अच्छा आसिम, मुझे ये बताएं कि जो साज के साथ गाना है वो ज़्यादा मुश्किल है या बगैर साज के गाना ज़्यादा मुश्किल है आपको? बेसिकली साज के साथ जो गाना है ना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो आपको टेम्पो के साथ चलना पड़ता है, उसके अंदर कॉर्ड्स होते हैं, पीस होते हैं और फिर आपको पता है कि फिर वो लाइव करना थोड़ा मुश्किल डिफिकल्ट होता है। आसिम, थैंक यू सो मच, आपने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन की। हमारी जो सुबह थी वो इतनी सुरीली कर दी, हमारे नाज़रीन की सुबह इतनी सुरीली कर दी, हम आपके मशकूर हैं। हमने ब्रेक पर जाना है पर हम अपने नाज़रीन को आपके एक सॉन्ग के साथ छोड़ के जाएंगे। जी, सूफी कलाम है, मैं पेश करूँगा। साबत रख परीत नू ते किते पावत ना वल फेरा हो पंछी भी मुड़ करानु आ गए क्यों चितन करदा तेरा आ सरदार वसा जा चौका ते कदी पातथड़ी वल फेरा हो कदे आवे मही गल लग तेरी दीद गरीबां दा हजवे हवे कदे आवे मही गल लग ना मैं सो। वेलकम बैक। शो के इख्तिताम पर हमारा फ्लैगशिप शो है कारवां सराय, उसकी कुछ झलकियां देखते हैं। भी कारवां सराय के दरो दीवार में बहुत सारी किताबें आवेश हैं। उन किताबों के आप नाम पढ़ते जाएं, उनमें से दो जाहिर है आप जानते होंगे, वॉर एंड पीस और ऐना कारनीना। लेकिन इसके अलावा कहानियाँ हैं, उसके अलावा मतलब है कि छोटे नावलेट हैं। तो मैं ये बयान करता चलूँ कि टॉल्स्टॉय ने टोटल 100 से ज़्यादा किताबें लिखी। कुछ किताबचे भी थे जो उसकी पॉलिटिकल और रिलीजियस जो थॉट थे उसमें बयान किए थे। लेकिन ये तमाम किताबें और ये सारे जो मुसव्वदे हैं असल, यकीन कीजिए कि वो रशिया के जो वॉल्ट्स हैं
जिनमें वो अपनी कीमती तरीन अशिया को महफूज रखते हैं ताकि जंग के दौरान भी तबाह ना हो, वो टॉल्स्टॉय के वो मुसव्वदे हैं, वो अभी तक वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो यहाँ से हम जाहिर है कि टॉल्स्टॉय की कबर की जानिब हमने जाना है, लेकिन उससे पहले कुछ इत्तफाकात का मैं तज़किरा करना चाहता हूँ मैं जो मेरी ज़िंदगी में हुए। तो हम गए तो वो कपल था वहाँ पे और दोनों मोटे मोटे थे, वो खावंद वो भी खासे तनोमंद थे और बेगम उनका वो वही बिल्कुल सिंपल सा फूलदार सा स्कर्ट था, दैकानी लिबास था, बाल भी कोई बने हुए नहीं थे। तो बेगम मेरी ज़ाहिर को आगे उनकी बेगम को मिलने गई ना, तो उन्होंने तारुफ करवाया। तो बेगम ने हस्ब मामूल अंग्रेज़ी में बात की, तो खातून कहती है कुड़िए तू पंजाबन है तो पंजाबी क्यों नहीं बोलती? अच्छा मुन्ना तो जहाँ थी ना वहीं पर साकत हो गई कि ये क्या हुआ कि मतलब एक रशियन औरत टिपिकल और ठेठ पंजाबी बोल रही। मैं एक लतीफ़ा सुनाना चाहता हूँ। लतीफ़ा से मुराद है कि जब सोवियत यूनियन जो है उसका इन्हिदाम हुआ तो जाहिर है कि उसके बारे में फिर लतीफ़े मशहूर होने, जब कोई पावर चली जाती है तो फिर लतीफ़े पहले नहीं आते, वो पहले तो बड़ा ख़तरनाक होता है उस किस्म के लतीफ़े। हम लुडमिला के वो जो कबूतर खाना जिसको कह रही थी उस फ्लैट में गए, छोटा सा फ्लैट था लेकिन वेरी वेल डेकोरेटेड, और मैंने देखा कि वो जो शेल्फ है वहाँ पे मेरी राख भी रखी हुई थी, मैंने भेजी थी, और उसमें जगह जगह फैज़ साहब की जवानी की तस्वीरें और लुडमिला की। लुडमिला वाकई मतलब उस एज में भी खूबसूरत थी, जवानी में पता नहीं क्या बला रही होंगी। एंड जिस मोहब्बत से वो तज़किरा करती थी फैज़ का, मेरा ख्याल है कि वो शी वाज़ इन लव विद हिम। तो इस बार के कारवांसराय में ज़रूर क़याम कीजिएगा। इसके साथ ही हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अब पीर को। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बेस्ट ऑफ एक्सप्रेसो भी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।